हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। जैसे कि आपको पता है कि इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के प्रीवियस सेशन में हमने डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना के टॉपिक को स्टार्ट किया था। इसी टॉपिक का आज हमारे पास ये थर्ड लेक्चर है, यानी इससे पहले हम 2 लेक्चर्स ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर चुके हैं। प्रीवियस 2 लेक्चर्स में हमने कंप्लीटली अंडरस्टैंड किया कि इंडिया, पाकिस्तान और चाइना की इकोनॉमीज ने किस तरह से अपनी ट्रेड स्ट्रेटेजीज को फॉलो किया था, किस तरह से उन्होंने अपनी ग्रोथ स्ट्रेटेजीज को फॉलो किया, कौन सी इकोनॉमी कितना अच्छा परफॉर्म करती है इन रिगार्ड्स टू जीडीपी ग्रोथ, इन रिगार्ड्स टू स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, इन रिगार्ड्स टू डेमोग्राफिक चेंजेस एंड इन रिगार्ड्स टू ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तीनों ही इकोनॉमीज को कंप्लीट कंपेयर करने के बाद अब फाइनली आज हम स्टार्ट करेंगे विद दी कॉमन सक्सेस स्टोरीज एंड कॉमन फेलियर स्टोरीज, यानी कहां कहां इंडिया और पाकिस्तान सक्सीड किया, आगे बढ़ा और एक दूसरे को कंपटीशन दिया, और कहां कहां इंडिया और पाकिस्तान पीछे की तरफ रहा और चाइना आगे निकल गया। चाइना क्यों आगे निकला, उसकी सक्सेस स्टोरी क्या थी। फाइनली आज हम कंक्लूड करेंगे डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना को, और पता लगाएंगे इंडिया, पाकिस्तान और चाइना तीनों की सक्सेस स्टोरी क्या थी, और तीनों की अगर फेलियर स्टोरी कोई है तो वो फेलियर स्टोरी क्या थी। चाइना अगर इंडिया और पाकिस्तान से आगे निकला तो क्यों निकला। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि भाई वीडियो को लाइक और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि कुछ बेनिफिट्स आपके फ्रेंड्स को भी हो जाए। चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कॉमन सक्सेस स्टोरी ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, यानी इंडिया और पाकिस्तान कहां कहां आगे निकले, वो कौन से एरियाज हैं, वो कौन से ऐसी फील्ड्स हैं जहां पर इंडिया ने पाकिस्तान को और पाकिस्तान ने इंडिया को कंपटीशन दिया। चाइना को भी हमने साइड कर दिया है, क्योंकि चाइना तो दोनों से ही आगे है, मेन कंपटीशन तो इंडिया और पाकिस्तान का था, इसलिए हम इनकी कॉमन सक्सेस स्टोरी और फेलियर स्टोरीज को अंडरस्टैंड करते हैं। नंबर 1, टू फोल्ड इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम का मतलब तो आपको ऑलरेडी पता ही है। पर कैपिटा इनकम का मतलब होता है पर पर्सन इनकम। आफ्टर द रिफॉर्म्स, जो पर कैपिटा इनकम है वो चाहे इंडियन इकोनॉमी हो चाहे पाकिस्तान इकोनॉमी हो, दोनों ही इकोनॉमीज ने बहुत अच्छा रिकवर किया और बहुत अच्छा परफॉर्म किया। पर कैपिटा इनकम दोनों ही इकोनॉमीज की डबल हो चुकी थी। लेकिन आपको पता होना चाहिए भाई, पर कैपिटा इनकम तो डबल हुई है, लेकिन साथ साथ पॉपुलेशन भी तो इंक्रीज हुई है, और पॉपुलेशन इंक्रीज होने से पर कैपिटा इनकम, पर पर्सन इनकम कम होने लग जाती है। इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही इकोनॉमीज ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तो सबसे बड़ी सक्सेस स्टोरी दोनों ही इकोनॉमीज की क्या थी कि भाई दोनों ने पर कैपिटा इनकम डबल कर लिया, 2 टाइम्स उनकी पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हो चुकी थी। लेकिन पर कैपिटा इनकम के साथ साथ पॉपुलेशन ग्रोथ रेट भी तो इंक्रीज हो रहा था। इंडिया में जो पॉपुलेशन है वो 3 फोल्ड हो चुकी थी, यानी 3 गुना पॉपुलेशन बढ़ चुकी थी, जबकि पाकिस्तान में ये 4 फोल्ड हो चुकी थी, 4 गुना पॉपुलेशन बढ़ चुकी थी। सेकेंड, both the countries are able to reduce the percentage of population surviving below the poverty line. इंडिपेंडेंस से पहले की अगर बात की जाए, या फिर आप बात कर लो रिफॉर्म से पहले, तो पॉपुलेशन में पॉवर्टी बहुत ज्यादा थी। नियर अबाउट 40% पॉपुलेशन जो है वो बिलो द पॉवर्टी लाइन रहती थी और अपनी बेसिक नेसेसिटीज भी पूरा नहीं कर पाती थी। लेकिन इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने आफ्टर देयर रिफॉर्म्स रिकवर किया और पॉवर्टी रेट को डिक्रीज किया। हालांकि देखा जाए तो पॉवर्टी रेट के अकॉर्डिंग पाकिस्तान ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है एज कंपेयर टू इंडिया, क्योंकि इंडिया में पॉपुलेशन ज्यादा है इसलिए पॉवर्टी रेट भी थोड़ा ज्यादा है, जबकि पाकिस्तान में पॉपुलेशन कम है, इंडिया के कंपैरिजन में तो बहुत कम है, इसलिए वहां पर बिलो द पॉवर्टी लाइन की रेशियो भी अभी फिलहाल कम है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी, बोथ द कंट्रीज आर एबल टू मैच द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप। अब जैसे कि आपको पता है, चाहे इंडिया हो चाहे पाकिस्तान हो, आफ्टर इंडिपेंडेंस पार्टीशन होने के बाद बहुत सारा ऐसा एरिया था जो इंडिया को चाहिए था वो पाकिस्तान के पास चला गया।
बहुत सारा ऐसा एरिया था जो पाकिस्तान को चाहिए था अपनी पॉपुलेशन की सर्वाइविंग के लिए, लेकिन वो इंडिया में आ चुका था। यानी पार्टीशन के बाद जो बंटवारा हुआ था ना, उसके कारण बहुत सारी ऐसी सॉइल्स थी, बहुत सारी ऐसी क्रॉप प्रोडक्शन थी जो डिवाइड हो चुकी थी। लेकिन धीरे धीरे दोनों ही इकोनॉमीज ने रिकवर किया और रिफॉर्म्स के बाद, ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद, ये दोनों ही इकोनॉमीज सेल्फ सफिशिएंट कंट्रीज बन चुकी हैं। यानी दोनों ही कंट्रीज अपनी पॉपुलेशन की जरूरत को पूरा कर सकती हैं। फोर्थ, इंप्रूव्ड न्यूट्रिशनल वैल्यू। अब फूड क्रॉप्स तो इंक्रीज हो ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ इंडिया और पाकिस्तान दोनों में फूड क्रॉप्स की ना जो न्यूट्रिशनल वैल्यूज होती हैं, जो विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फाइबर्स वगैरह होते हैं, उसकी भी बहुत ज्यादा भरमार आ चुकी है। यानी बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर किए जाते हैं जो ऑर्गेनिक होते हैं, जिनमें विटामिन, मिनरल्स को ज्यादा छेड़ा नहीं जाता, एज इट इज कस्टमर्स को सप्लाई किए जाते हैं। सो ना केवल क्रॉप्स की प्रोडक्शन में, बल्कि क्रॉप्स की जो एक तरह से न्यूट्रिशनल वैल्यू है ना, उसको भी मेंटेन करने में इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही सक्सेसफुल रहे हैं। सो विद द इंक्रीज इन क्रॉप प्रोडक्शन, देयर इज इंक्रीज इन न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ क्रॉप्स, बट स्टिल देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ मैल नरिशमेंट इन चिल्ड्रन। हालांकि फूड क्रॉप्स जो हैं उसकी इंक्रीज हो चुकी है सप्लाई, उनमें न्यूट्रिशनल वैल्यू भी इंक्रीज हो चुकी है, लेकिन अभी भी बिलो द पॉवर्टी लाइन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको बेसिक नेसेसिटीज नहीं मिलती, खाने के लिए खाना नहीं मिलता। तो उनके कारण जो नरिशमेंट वैल्यू है क्रॉप्स की तो बढ़ गई है, लेकिन चिल्ड्रंस में मैल नरिशमेंट अभी भी है, वो अभी भी प्रॉपरली नरिश्ड नहीं है। नेक्स्ट, फिफ्थ, ग्लोबल रीजन्स या फिर ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन, ग्लोबल स्टेटस। अब आपको तो पता है इंडिया और पाकिस्तान दोनों में रिफॉर्म्स हुए थे। पाकिस्तान में रिफॉर्म्स 1988 में हुए थे, जबकि इंडिया में 1991 में हुए थे। और दोनों ही रिफॉर्म्स में ग्लोबली अपने आप को रिप्रेजेंट करना, एक्सपोर्ट करना, बहुत सारी सर्विसेज इंटरनेशनल लेवल पर सप्लाई करना इंडिया ने भी स्टार्ट किया, पाकिस्तान ने भी स्टार्ट किया। तो इस लेवल पर आकर इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने सक्सेस हासिल की, दोनों ही ग्लोबल लेवल पर एक रिकॉग्नाइज्ड स्टेटस मेंटेन करते हैं। हालांकि इंडिया का स्टेटस बहुत ज्यादा हाई लेवल का है और इंप्रूव्ड है, जबकि पाकिस्तान का इतना अच्छा नहीं है फिलहाल। सिक्स्थ, इंप्रूव्ड वाटर सोर्सेस। मानना पड़ेगा इसमें पाकिस्तान ने बहुत अच्छा काम किया है, इंडिया ने तो करना ही था ऑब्वियसली। सो इंडिया और पाकिस्तान अगर दोनों को देखा जाए तो इंडिया नियर अबाउट 95% पॉपुलेशन को एक ड्रिंकेबल सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई करने में सक्सेसफुल रही है, और पाकिस्तान भी 91.4% यानी 92 नियर अबाउट। सो ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है। सो ये थी एक कॉमन सक्सेस स्टोरी ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। अब क्या इन्होंने सक्सेस ही की है, कहीं ये फेल्यूर नहीं हुए? ऑब्वियसली देयर इज अ फेल्यूर, तो उसकी भी एक स्टोरी होनी चाहिए। इंडिया और पाकिस्तान आफ्टर इंडिपेंडेंस, आफ्टर पार्टीशन, बहुत सारे रिफॉर्म्स लिए, बहुत सारे 5 ईयर प्लान्स अंडरटेक किए, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाई, बहुत सारी गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स थी, बहुत सारे पब्लिक इंटरफेरेंसेस थे। तो उनका ड्रॉबैक भी तो झेलना पड़ेगा ना इंडिया और पाकिस्तान दोनों को। इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने आफ्टर इंडिपेंडेंस मिक्स्ड इकोनॉमी के ऑप्शन को चूज किया। अब उसका नुकसान क्या क्या हुआ? नंबर 1, इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी। आपको पता है चाहे इंडिया हो चाहे पाकिस्तान हो, दोनों ने इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी को फॉलो किया। इसका मतलब सिर्फ अपने आप में रहना, अपनी इकोनॉमी को क्लोज्ड इकोनॉमी में कन्वर्ट कर देना, यानी किसी भी बाहरी या फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इंडिया में ना आने देना। क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स अगर इंडिया में आएंगी तो ऑब्वियसली इंडिया के जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स हैं वो इंटरनेशनल मार्केट में बिकने वाले प्रोडक्ट्स के साथ कंपीट नहीं कर सकते थे। इसलिए इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी फॉलो की, लेकिन उसका नुकसान हुआ। इंडिया और पाकिस्तान को चाहिए था कि उनको इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है तो करो, लेकिन एक्सपोर्ट तो कर सकते हो, इंपोर्ट नहीं तो एक्सपोर्ट तो करो। लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया, कोई एक्सपोर्ट प्रमोशन नहीं की, जिसका नुकसान इंडिया को हुआ, पाकिस्तान को भी हुआ। क्या नुकसान हुआ? सिंपल, दोनों ही कंट्रीज ने इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी फॉलो की, जिसके कारण डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज तो डेवलप करी, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज के लिए कोई कंपटीशन नहीं था, इसलिए डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज तो ग्रो कर रही थी,
लेकिन कंपटीशन ना होने की वजह से डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज उतना ज्यादा ग्रो नहीं कर पाई। कंपटीशन उनको फेस करना नहीं था, कोई नई अपॉर्चुनिटीज वो लेकर नहीं आते थे, वही जो बनाया था वही बेचते थे, कोई इनोवेशंस नहीं करते थे। इंटरनेशनल लेवल पर अपने ब्रांड को इंडिया चाहे पाकिस्तान लेकर नहीं जा सकता था, क्योंकि दोनों ही कंट्रीज में इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी फॉलो होती थी। सो एडवांटेज नहीं मिला, ग्लोबलाइजेशन नहीं कर पाए। आफ्टर रिफॉर्म ग्लोबलाइजेशन हुआ, लेकिन प्री रिफॉर्म के पीरियड में कोई चेंजेस नहीं आए। इंडिया और पाकिस्तान दोनों फेल हो चुके थे। सेकंड, रिस्ट्रिक्शंस इंपोज्ड बाय पॉलिटिशियंस एंड गवर्नमेंट्स। आपको पता है इंडिया और पाकिस्तान दोनों में मिक्स्ड इकोनॉमी का बोलबाला था। मिक्स्ड इकोनॉमी के अकॉर्डिंग प्राइवेट और पब्लिक दोनों सेक्टर पार्टिसिपेट करते थे। अब जो प्राइवेट सेक्टर था वो ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता था, उसके पास पैसे नहीं थे इन्वेस्ट करने के लिए, इसलिए पब्लिक को यानी गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स को ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल दिया गया, जिसके कारण वही गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस, हर चीज पे गवर्नमेंट की परमिशन लेना, रिस्ट्रिक्शंस फॉलो करना, रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो करना, डर डर के काम करना, जिसके कारण इकोनॉमी ग्रो नहीं कर पाई। सो बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस थी और पब्लिक सेक्टर का रोल बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस होती थी। थर्ड फेल्यूर, प्राइवेट इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही थी, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ पर्सनल कॉन्टेक्ट के थ्रू डेवलप हो रही थी। जैसे मान लो मैं किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जानता हूं या फिर गवर्नमेंट में मेरी अच्छी खासी पहचान है, तो मेरी इंडस्ट्री ग्रो करेगी, मेरा प्राइवेट सेक्टर का जो बिजनेस है वो ग्रो करेगा, लेकिन मेरे को भी घूस देनी पड़ेगी, करप्शन है ना, बाइब्री देनी पड़ेगी, तभी जाके मेरा बिजनेस आगे बढ़ेगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था। फोर्थ, टैक्स इवेजन्स इन अ नेशनल हॉबी, मतलब ये सभी की एक हॉबी बन चुकी थी, टैक्स की चोरी करना, गवर्नमेंट को टैक्स ना पे करना। तो ये भी एक फेल्यूर था, क्योंकि भाई गवर्नमेंट के पास अगर टैक्स आएगा ही नहीं तो वो सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज परफॉर्म कर ही नहीं पाएंगे। इसके अलावा फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज नॉट प्रॉपर। फिस्कल मैनेजमेंट या फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट आप इसको कह सकते हो। फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिंपल है, रेवेन्यू का कम होना और एक्सपेंसेस का ज्यादा होना, इसको हम कहते हैं मिसमैनेजमेंट। यानी गवर्नमेंट का खर्चा ज्यादा और इनकम कम, जिसको हम फिस्कल डेफिसिट भी कहते हैं, और फिस्कल डेफिसिट आप मैक्रो इकोनॉमिक्स में रीड कर चुके हो। तो गवर्नमेंट जो है ना, चाहे इंडिया की हो चाहे पाकिस्तान की हो, वो डेफिसिट में चल रही थी, फाइनेंस को प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पा रही थी, इनकम थी नहीं, खर्चे बढ़ते जा रहे थे, और वो खर्चे ज्यादा कहां पर होते थे, सोशल एक्टिविटीज में नहीं होते थे, करप्शन में हो जाते थे, पैसा चोरी हो जाता था, बड़ा बड़ा पैसा पता नहीं कहां चला जाता था। रोड बनाई है, एक रोड बनाकर 10 रोड जितना खर्चा डाल देते थे। यानी मान लो फॉर एग्जांपल एक रोड बनाई गवर्नमेंट ने, 1000 रुपए खर्चा आया, लेकिन गवर्नमेंट ने बुक्स में शो कर दिया कि हमने 1000 रोड्स बनाई हैं। खर्चा हुआ नहीं लेकिन शो कर दिया, और वो पैसा गया का नेताओं की जेब में। सो ये बहुत ज्यादा था। तो दोनों ही कंट्रीज में फाइनेंस की मैनेजमेंट सही नहीं थी। जो टॉप लीडरशिप थी या फिर उसको नहीं समझ थी, या फिर जो टॉप लीडर्स के नीचे वर्कर्स थे वो घपला करते थे, इसलिए फाइनेंस को वो प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पाते थे। सिक्स्थ रीजन, अ लार्ज पोर्शन ऑफ टैक्स रेवेन्यू इज यूटिलाइज्ड फॉर डिफेंस रिक्वायरमेंट्स। आपको पता है इंडिया और पाकिस्तान बॉर्डर स्टेट्स हैं, बॉर्डर कंट्रीज हैं, तो दोनों ही अपने डिफेंस इक्विपमेंट्स को अपग्रेड करते रहते थे, ताकि वो एक दूसरे के आगे धौंस जमा सकें, अपने आप को आगे बढ़ता हुआ शो कर सके। चाहे उनकी पॉपुलेशन गरीबी में मर जाए, लेकिन वो डिफेंस इक्विपमेंट्स जरूर परचेज करते थे। ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक था। हालांकि इंडिया को डिफेंस इक्विपमेंट्स परचेज करने का बेनिफिट हुआ, क्योंकि पाकिस्तान ने बहुत बार नापाक हरकत करने की कोशिश की है, जिसको मुंह की खानी पड़ी है। आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में बहुत बार कि कब कब पाकिस्तान ने ट्राई किया और कब कब इंडिया ने उसको एक चांटा लगा के पीछे फेंक दिया। सो डिफेंस इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट थी, लेकिन हमने बहुत ज्यादा एक्सेसिव स्टोर कर लिया था, इंडिया ने भी और पाकिस्तान ने भी। इसीलिए हमारी इकोनॉमी जो है वो फेल हो गई थी, क्योंकि हम सोशल एक्टिविटीज तो ज्यादा परफॉर्म कर ही नहीं रहे थे,
डिफेंस इक्विपमेंट्स को परचेज करके रख रहे थे। सेवेंथ फेल्यूर, लैक ऑफ सर्विसेज इन अर्बन एरिया। अर्बन एरिया को हमने बना तो दिया, लेकिन वहां पर इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई, वाटर की सप्लाई, प्रॉपर सैनिटाइजेशन, प्रॉपर मतलब सप्लाई ज्यादा नहीं थी। रोड कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज, वो ना ही इंडिया ना ही पाकिस्तान नहीं दे पाया। आज तो है, लेकिन हम तब की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट, पॉलिटिशियंस आर येट टू कंसीडर सोशल वेलफेयर। मतलब पॉलिटिशियंस जो है वो अपनी जेबें भरने के लिए बैठे रहते थे, सोशल वेलफेयर पे कोई ध्यान देते ही नहीं थे। इसलिए है दोनों ही इकोनॉमीज फेल हो गई थी, करप्शन थी। 9, गैप बिटवीन फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज एंड एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज। पॉलिसीज बनाई जाती थी, एक्चुअल में इंप्लीमेंट नहीं की जाती थी। जो भी योजना बनाई वो योजना ही रह गई, एक्चुअल में वो कन्वर्ट नहीं हो पाई, मतलब अप्लाई नहीं हो पाई। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं एरिया वेयर इंडिया हैज एज ओवर पाकिस्तान। यानी वो कौन कौन सी फील्ड है जहां पर इंडिया आगे है एज कंपेयर टू पाकिस्तान। बहुत सारी फील्ड्स हैं, जिसमें से कुछ चुनिंदा फील्ड्स हमने आपके सामने रखी हैं, 8। इसके अलावा बहुत सारी हैं। नंबर 1, स्किल्ड मैन पावर एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंडिया में बहुत अच्छा होता है। इंडिया के जो साइंटिस्ट हैं, इंडिया के जो बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो बहुत ज्यादा रिसर्च और डेवलपमेंट करते हैं। स्किल्ड मैन पावर पाकिस्तान के कंपैरिजन में इंडिया में ज्यादा है। सेकंड, एक्सपोर्ट ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सॉफ्टवेयर इनेबल्ड सर्विसेज। हम सर्विसेज में वैसे ही बहुत आगे हैं, सिमिलरली हम सॉफ्टवेयर्स और सॉफ्टवेयर इनेबल्ड सर्विसेज में बहुत ज्यादा आगे हैं। नेक्स्ट, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एज कंपेयर टू पाकिस्तान, हम तो बहुत आगे हैं। यहाँ पर जो स्किल्ड मैन पावर है, जो एक्सपीरियंस्ड वर्कफोर्स है, जो नॉलेजेबल पर्सन हैं, जो एजुकेशन लेवल है, वो पाकिस्तान के कंपैरिजन में काफी अच्छा है। फोर्थ, इंडियाज साइंटिस्ट प्रूव देयर एक्सीलेंस थ्रू डेवलपमेंट ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजीज, स्पेस रिसर्च एंड टेलीकम्युनिकेशन डिवाइसेस। अब आपको पता है इंडिया के जो साइंटिस्ट हैं वो बहुत सारे रॉकेट लॉन्चर्स जो है वो करते हैं, बहुत सारे ऐसे मंगलयान, बहुत सारी चीजें हम कर चुके हैं, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो पाकिस्तान तो अभी तक वहां तक पहुंचा भी नहीं है, टच भी नहीं कर पाया। नंबर ऑफ पीएचडी होल्डर्स, यानी जो डॉक्टरेट्स की डिग्री होती है, साइंटिस्ट जो इंजीनियर्स होते हैं, वो पाकिस्तान के कंपैरिजन में इंडिया में बहुत ज्यादा है। बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओ चेक कर लो, आपको इंडियंस ही देखने को मिलेंगे मैक्सिमम केसेस में। देन इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन, इंडिया में एजुकेशन के ऊपर बहुत इन्वेस्ट होता है, हालांकि घपला भी बहुत होता है, मतलब करप्शन भी बहुत ज्यादा होती हैं, लेकिन फिर भी काफी अच्छा सिस्टम है एज कंपेयर टू पाकिस्तान। डिक्रीज इन पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कम हो रही है, यानी जो बर्थ रेट है और जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो कम है, 1.8, 1.7 और 1.6 के आसपास। देन बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटीज, बहुत सारे पाकिस्तानी, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के लोग इंडिया में ट्रीटमेंट करवाने आते हैं। हालांकि इंडियन भी जाते हैं, लेकिन इंडिया एक हब है, जो हम हमारे सराउंडिंग्स नेबर कंट्रीज है ना, उनके बहुत सारे लोग इंडिया में ट्रीटमेंट्स के लिए आते हैं, पाकिस्तान से भी लोग आते हैं। मतलब आप समझ सकते हो कि इंडिया में कितनी अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटीज हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं एरिया वेयर पाकिस्तान हैज एन एज ओवर इंडिया। ऑब्वियसली भाई पाकिस्तान भी कुछ चीजों में आगे है, लेकिन वो ज्यादा नहीं है, बस ये 3-4 ही है। नंबर 1, पाकिस्तान इज एबल टू माइग्रेट वर्कफोर्स फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री। मतलब पाकिस्तान ने ना एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रियल सेक्टर में ट्रांसफॉर्मेशन करने में बहुत अच्छा रोल परफॉर्म किया है। वहां की पॉपुलेशन खेती बाड़ी को छोड़कर सर्विस में नहीं, वो इंडस्ट्री में जा रही है। वहां पर सेकेंडरी सेक्टर थोड़ा बहुत ग्रो कर रहा है, लेकिन अभी भी इंडिया से पीछे है। सेकेंड, ऑल्सो एबल टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी। 2013 के अकॉर्डिंग पाकिस्तान की बिलो द पॉवर्टी लाइन 29.5% थी, और अभी लेटेस्ट की अगर बात की जाए तो ये 18 से 20% होगी आई थिंक। इंडिया से कम है, क्योंकि मैंने आपको बताया इंडिया में पॉवर्टी, बिलो द पॉवर्टी लाइन ज्यादा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर पॉपुलेशन ज्यादा है। पाकिस्तान में पॉपुलेशन कम है, इसलिए बिलो द पॉवर्टी लाइन भी कम है। लास्ट, पाकिस्तान इज हैविंग एफिशिएंसी इन इन्वेस्टमेंट। देखो इन्वेस्टमेंट नो डाउट इंडिया में ज्यादा आती है, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट से आउटपुट कितनी मिलती है? अगर बात की जाए पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में आउटपुट ज्यादा होती है। मतलब यहाँ जहां वहां पर हम ये कह सकते हैं
कि रिजल्ट ज्यादा अच्छे आ जाते हैं क्योंकि वो छोटी इकोनॉमी है। इंडिया में रिजल्ट्स आने में टाइम लगता है, थोड़े कम रिटर्न्स आते हैं, रिस्क ज्यादा होता है क्योंकि इंडिया एक वाइब्रेंट इकोनॉमी है, मे बी दैट इज वाई, और लार्ज इकोनॉमी है, दैट इज वाई। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं चाइनाज एड्ज ओवर इंडिया। अब वो कौन कौन से एरियाज हैं जहां पर चाइना आगे है इंडिया से। भाई इंडिया से आगे है तो ऑब्वियसली पाकिस्तान से तो आगे अपने आप हो जाएगा ना। सो चाइना एड्ज ओवर इंडिया एंड पाकिस्तान नंबर 1। चाइना ने अपने जो रिफॉर्म्स हैं वो बहुत अर्ली स्टेज पे इंट्रोड्यूस कर दिए थे, आपको पता होना चाहिए। चाइना ने 1978 में अपने रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस कर दिए थे, और ये रिफॉर्म्स चाइना ने वर्ल्ड बैंक या फिर आईएमएफ के कहने पर नहीं इंट्रोड्यूस किए थे, उसने अपने आप समझ लिया था कि हमें कुछ करना है, हमें कुछ कर गुजरना है, तो इसलिए उन्होंने अपने रिफॉर्म्स अपने आप लिए थे। हुआ क्या था, चाइना को जब एक इंडिपेंडेंस मिले थे 1949 में, तो चाइना ने अपना जो बेसिक मॉडल रखा वो आपको भी पता है कि सोशल नेटवर्किंग, जिसमें पब्लिक सेक्टर का ज्यादा कंट्रोल था। तो डेवलपमेंट स्टार्ट हुई 1978 तक। उन्होंने देखा कि जिस ग्रोथ स्पीड से हम चल रहे हैं अभी भी वहीं पर है, तो हम क्या गलत कर रहे हैं जिससे हमारी इकोनॉमी डेवलप नहीं हो पा रही, सिर्फ डेवलपिंग है, डेवलप्ड नहीं हो पा रही। तो उन्होंने ये समझा कि हमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, और 1978 में उन्होंने रिफॉर्म किए। उन रिफॉर्म्स में एग्रीकल्चर रिफॉर्म, फॉरेन ट्रेड रिफॉर्म, इन्वेस्टमेंट रिफॉर्म्स, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स की रिस्ट्रिक्शंस हटा देना, ड्यूल प्राइस सिस्टम फॉलो करना, बहुत सारे थे, जिसके कारण चाइना ने अर्ली रिफॉर्म्स के कारण अर्ली एज किया और इंडिया से आगे निकल गया। So China introduced their reforms during 80s when India is surviving for the growth. जब हम ग्रोथ के लिए तड़प रहे थे तब चाइना रिफॉर्म्स लेकर आ चुका था और ग्रो कर रहा था। चाइनीज रिफॉर्म्स जो थे वो ज्यादा फोकस करते थे रूरल एरिया के ऊपर, ताकि रूरल एरिया को ग्रो किया जा सके, उनकी जीडीपी को इंक्रीज किया जा सके। आप ये दो कंपैरिजन के थ्रू पता लगा सकते हो कि इंडिया के रिफॉर्म्स और चाइनीज रिफॉर्म्स में कितना बड़ा डिफरेंस था। चाइनीज रिफॉर्म ज्यादा फोकस करते थे रूरल पॉवर्टी को दूर करने के लिए, जबकि इंडियन रिफॉर्म्स ज्यादा फोकस करते थे जीडीपी को ग्रो करने के लिए। मतलब इंडिया की गवर्नमेंट ये चाहती थी कि हमें जीडीपी ग्रो करनी है, वो कैसे भी हो। तो फायदा क्या हुआ, हमें जीडीपी हमारी ग्रो की लेकिन अर्बन एरिया में, रूरल एरिया में ज्यादा नहीं, जबकि चाइना ने रूरल एरिया के ऊपर ज्यादा फोकस किया, तो इसलिए चाइना हमसे आगे निकल गया। तो ये हमारे लिए सीख है कि चाइना आगे क्यों निकला। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट, चाइना इज ऑल्सो एबल टू परफॉर्म एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स मोर इफिशिएंटली। ग्रीन रेवोल्यूशन हमारे यहां भी आया था, चाइना में भी आया था, लेकिन चाइना ने रिफॉर्म्स कुछ ऐसे लिए थे जिसके कारण बहुत बड़ी डेवलपमेंट उनको देखने को मिली थी। ये हम पहले भी बता चुके हैं कि चाइना ने अपने बड़े बड़े लैंड्स को स्मॉल स्मॉल लैंड्स में कन्वर्ट करके डिफरेंट डिफरेंट पर्संस को वो लैंड प्रोवाइड कर दिए थे ऑन रेंटल बेसिस, नॉट ऑन ऑनरशिप बेसिस। यानी मान लो मैंने आपको एक जमीन दी और कहा उस पर खेती करो, खेती करने के बाद जो आप सामान बेचोगे वो सारा पैसा आपका होगा, बस मेरे को टैक्स दे देना। तो ये एक रिफॉर्म चाइना के लिए बहुत सक्सेसफुल रहा। नेक्स्ट, ग्लोबल प्रेजेंस। अब आपको पता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स को इनवाइट करने के लिए चाइना ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को बहुत ज्यादा हाई लेवल पर प्रमोट किया। चाइना ने कहा डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में जाकर कि हमारे यहां पर आओ, हम इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे, फ्री पावर देंगे, टैक्स नहीं लगाएंगे, इंडस्ट्री लगाओ आकर। और वर्ल्ड की दूसरी कंट्रीज ने वहां पर आके इंडस्ट्री लगाई, अपनी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की, जिसके कारण वो जो जोन है डेवलप हुआ, इंप्लॉयमेंट मिली, प्रोडक्शन बढ़ी, इकोनॉमी ग्रो करी, जीडीपी बढ़ी, ग्लोबल प्रेजेंस मिली चाइना को। तो ये हमने भी किया, लेकिन हम ये करने में बहुत लेट हो गए और चाइना ने इसका बेनिफिट सबसे पहले उठाया। तो ग्लोबल प्रेजेंस चाइना की इंडिया के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है और बहुत अच्छी है। चाइना जो है उसने 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अलाउ कर दिया विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, आओ पैसा इन्वेस्ट करो। इसके अलावा अगर हम बात करें स्पेशल इकोनॉमिक जोन, तो इसके बारे में हमने अभी आपको बताया। स्पेशल इकोनॉमिक जोन चाइना में एस्टेब्लिश कुछ ऐसे बैकवर्ड एरियाज थे जहां पर कोई इंडस्ट्री एस्टेब्लिश नहीं होना चाहती थी, लेकिन चाइना ने वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, इन्वेस्टर्स को इनवाइट किया, अट्रैक्ट किया,
टैक्स नहीं लगाएंगे, फ्री सप्लाई देंगे, रोड कनेक्टिविटी देंगे, कम्युनिकेशन प्रोवाइड करेंगे, रॉ मटेरियल सस्ता देंगे, लेबर सस्ती देंगे। ये सब सुन के वर्ल्ड की दूसरी कंट्रीज के जो बड़ी बड़ी कंपनीज थी उन्होंने चाइना में आके पैसा इन्वेस्ट किया। और लास्ट, all such things are absent from Indian economy, that is why we are lag behind। इंडिया ने ये सब पाने में ना बहुत डिले कर दिया, इसीलिए चाइना अब सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है वर्ल्ड में आफ्टर यूएस। फाइनली सभी चीजें कंपेयर करने के बाद अब हमें कंक्लूड करना है चाइना और पाकिस्तान को, क्योंकि हमें नेबर कंट्रीज के बारे में स्टडी करना है। हमने अपने बारे तो इंडियन इकोनॉमी के बारे में तो बाकी चैप्टर्स में स्टडी कर लिया है, तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। अगर हमें हमारी नेबर कंट्रीज की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना है तो अब हमें फाइनली चाइना और पाकिस्तान के जो रिफॉर्म्स थे, जो अंडरटेकिंग्स थी, उनको ना एक बार असेस करना पड़ेगा, उनको रीइवैल्यूएट करना पड़ेगा। तो करें, चाइना से स्टार्ट करते हैं। चाइना, the new leadership at the time in China felt that social vision of economic development based on the decentralization, self-sufficiency and shunning of foreign technology, goods and capital had failed। 1949 में पीपल्स रिपब्लिक चाइना को इस्टेब्लिश किया गया, जिसमें चाइना को एक मेजर पब्लिक अंडरटेकिंग के अकॉर्डिंग सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलप किया गया, सोशल इकोनॉमी को फॉलो किया गया, यानी वहां पर कंप्लीट गवर्नमेंट का कंट्रोल था, जहां पर डिसेंट्रलाइजेशन थी, सेल्फ सफिशिएंसी थी, फॉरेन टेक्नोलॉजी को एंट्रेंस नहीं दी जाती थी, अवॉइड किया जाता था। और ये जब इंप्लीमेंट किया गया ना, तो चाइना ने देखा कि ये तो हमारा फेल्यूर है, हम तो आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं। कैसे पता चला चाइना को? चाइना ने कंपैरिजन किया 1949 और 1978, इस पीरियड के बीच में चाइना की जीडीपी, चाइना की ग्रोथ रेट, चाइना की पर कैपिटा इनकम, चाइना की सारे जो मेजर जो टॉपिक्स थे वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे। तो 1978 में उन्होंने पता लगाया कि इसका रीजन क्या है। उनको पता चला कि भाई हमारी जो क्लोज्ड इकोनॉमी है ना, उसको ओपन करना पड़ेगा, हमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स इनवाइट करनी पड़ेंगे। हमारे जो एग्रीकल्चर लैंड्स है ना, उनको हमें देना पड़ेगा प्राइवेट सेक्टर को, ताकि वो खेती कर सकें, प्रोडक्शन कर सकें और हम उनसे टैक्स चार्ज कर सकें। हमें ड्यूल प्राइस सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा। तो 1978 में ये रिफॉर्म्स लिए गए। सो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि जब इस्टेब्लिशमेंट हुई थी चाइना की और जब रिफॉर्म्स लिए गए थे, उस पीरियड के बीच में चाइना इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था। इस टाइम पीरियड के बीच में इंडिया, चाइना और पाकिस्तान दोनों सेम स्पीड से चल रहे थे। लेकिन 1978 में चाइना ने सबसे पहले पता लगाया कि हमारी गलती क्या है, हम क्या इंप्रूव कर सकते हैं, और उन्होंने किया। वर्ल्ड बैंक ने या फिर आईएमएफ ने कोई सजेशन नहीं दी, कोई रिफॉर्म्स लेने को नहीं कहा था, लेकिन चाइना ने अपने आप वॉलंटरली रिफॉर्म्स लिए और अपने आप को साबित किया। हाउ रिफॉर्म्स मेजर्स लेड टू अ रैपिड ग्रोथ इन चाइना। कैसे ये ग्रोथ हुई? कैसे? नंबर 1, इंफ्रास्ट्रक्चर इन द एरिया ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ, लैंड रिफॉर्म्स, लॉन्ग एग्जिस्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग and existence of small enterprises help the Chinese economy to grow। जितने भी रिफॉर्म्स लिए गए थे, एग्रीकल्चर सेक्टर में रिफॉर्म्स लिए गए थे, फॉरेन ट्रेड में रिफॉर्म लिए गए थे, इन्वेस्टमेंट्स में रिफॉर्म लिए गए थे, लैंड रिफॉर्म्स किए गए थे, डिसेंट्रलाइजेशन प्लानिंग करना, डिफरेंट लेवल्स पर प्लान डेवलप करना, ये सब रिफॉर्म्स जो लिए गए थे, हेल्थ सेक्टर और एजुकेशन सेक्टर के इंफ्रास्ट्रक्चर को जो इंप्रूव किया गया था, ये एक मेजर रीजन था चाइना का रैपिड ग्रोथ का। सेकेंड, बिफोर रिफॉर्म्स देयर हैड ऑलरेडी बीन मैसिव एक्सटेंशन ऑफ बेसिक हेल्थ सर्विसेज इन रूरल एरियाज। दूसरा रीजन क्या था? रिफॉर्म्स लेने से पहले, रिफॉर्म्स अप्लाई करने से पहले चाइना में ना पब्लिक हेल्थ सेक्टर पहले से ही बहुत मजबूत था और पहले से ही बहुत अच्छा था, तो ये भी एक उनके लिए बेनिफिशियल साबित हुआ। तीसरा, थ्रू द कम्यून सिस्टम
there was a more equitable distribution of food grains. कम्यून सिस्टम मतलब एक तरह से जो बड़े बड़े लैंड थे उनको स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करना ताकि फूड ग्रेन्स की प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके, तो ये भी एक बहुत बेनिफिशियल हुआ। फोर्थ रीजन, रिफॉर्म्स मेजर्स वाज फर्स्टली इंप्लीमेंटेड एट स्मॉलर लेवल। सबसे पहले चाइनीज इकोनॉमी में ये जो रिफॉर्म्स थे ना वो स्मॉल लेवल पर इंप्लीमेंट करके देखे गए कि क्या कोई रिजल्ट आता है, और जब एक्चुअल में रिजल्ट आना स्टार्ट हुए ना उसके बाद इसको हायर लेवल पर इंप्लीमेंट किया गया। अगर सीधा बड़े लेवल पर इंप्लीमेंट कर देते तो टाइम, एफर्ट और मनी सब वेस्ट होता, इसलिए चाइनीज इकोनॉमी ने पहले इसको स्मॉल लेवल पर इंप्लीमेंट करके देखा। फिफ्थ रीजन, the experimentations under decentralized government enable the assess of economic, social and political cost of success or failure। यानी एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट बनाई गई थी ना डिफरेंट डिफरेंट लेवल पर डिफरेंट डिफरेंट डिसीजंस लेना, हालांकि मेन डिसीजन तो गवर्नमेंट के हाथ में था, लेकिन एक क्विक डिसीजन इंप्लीमेंट करने के लिए जो डिसेंट्रलाइजेशन गवर्नमेंट इनेबल की गई थी उसका बेनिफिट सोशली और इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली सभी को मिला। सिक्स्थ, when reforms were made in agriculture, as pointed out earlier, by hanging over the plots, ये हम पहले भी बता चुके हैं, वही पॉइंट यहां पर दोबारा एक्सप्लेन किया है। जो एग्रीकल्चर सेक्टर में रिफॉर्म लिए गए थे उसका सबसे ज्यादा बेनिफिट मिला, क्योंकि हमने वो लैंड ना डिफरेंट डिफरेंट इंडिविजुअल्स को प्रोवाइड कर दिए थे, वो उस लैंड के ऑनर नहीं थे, उसको यूज कर सकते थे खेती करने के लिए। जो प्रोडक्शन आएगी उसको बेचो, पैसा कमाओ और बाद में कुछ पैसा उसमें से चाइनीज गवर्नमेंट को दे दो। तो चाइनीज गवर्नमेंट को इसमें से बहुत पैसा कलेक्ट हुआ था। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं पाकिस्तान। इंडिया की बात तो हम नहीं करेंगे क्योंकि ऑब्वियसली इंडिया की बात तो हम पूरे बुक में ही करते आ रहे थे। पाकिस्तान में रिफॉर्म्स आपको भी पता है कि 1980s में लिए गए थे, लेकिन ये रिफॉर्म कुछ भी साबित नहीं कर पाए थे। 1980s में रिफॉर्म लिए गए, थोड़ा बेनिफिट हुआ, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट थोड़ी बहुत अट्रैक्ट हुई, लेकिन ड्यू टू टेरर, है ना, जो वहां पर खौफ था, सारी इन्वेस्टमेंट्स भाग गई और 1990 में पाकिस्तान की सिचुएशन पहले से भी ज्यादा खराब हो गई। So the reform process has led to the worsening of the all economic indicators। मतलब एकदम बेड़ा गर्क कर दिया था उन रिफॉर्म्स के बाद। तो रिफॉर्म्स के बाद कुछ बेनिफिट हुआ, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़े, जैसे जैसे टाइम पास हुआ, 1990s में ये सब नीचे धड़म से सब बर्बाद, खत्म। The proportion of poor in 1960s is 40%, 1980s 25%, but it again starts increasing in 1990। 1960 में 40% पॉपुलेशन पुअर थी, रिफॉर्म्स लिए गए 1980 में 25% होगी, पॉपुलेशन जो है वो पॉवर्टी कम हुई, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिली, लेकिन 1990 में फिर वही पॉवर्टी बढ़ना स्टार्ट हो गई। रीजन क्या था? द रीजन फॉर द स्लो डाउन ऑफ ग्रोथ एंड री इमर्जेंस ऑफ पॉवर्टी इन पाकिस्तानी इकोनॉमी। चाइना की डेवलप्ड इकोनॉमी से हमें सीख मिलेगी कि हम कैसे ग्रो कर सकते हैं। पाकिस्तान की स्लो डाउन डीप अंडर द रूट इकोनॉमी जो मतलब तबाह हो चुकी है, उससे हमें सीख मिलेगी कि हमें क्या गलती नहीं करनी है। तो पाकिस्तान ने क्या क्या किया? नंबर 1, एग्रीकल्चर ग्रोथ एंड फूड सप्लाई सिचुएशंस वर बेस्ड not on an institutional process of technique but it is based on good harvest। इंडिया में भी ये होता था, लेकिन अब इंडिया में ये नहीं है। पाकिस्तान में अभी भी यही हो रहा है। पाकिस्तान की इकोनॉमी कोई टेक्निक के ऊपर डिपेंड नहीं करती कि हम अपनी प्रोडक्शन कैसे बढ़ा सकते हैं, हमारा फूड ग्रेन कैसे इंक्रीज हो सकता है, कैसे हम अपने फूड ग्रेन्स को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। वहां पर अभी भी हार्वेस्ट के ऊपर ध्यान दिया जाता है। मॉनसून आएगा, बारिश होगी, उसके बाद फसलें पैदा होंगी तो इकोनॉमी अच्छी। मॉनसून नहीं आया, फसलें नहीं हुई, प्रोडक्शन नहीं हुई तो इकोनॉमी डाउन। तो कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी नेगेटिव रिटर्न। सेकंड, इन पाकिस्तान मोस्ट फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स came from remittance from Pakistani workers in the Middle East and exports of highly volatile agriculture products। पाकिस्तान में फॉरेन एक्सचेंज आता है, लेकिन कहां से आता है? पाकिस्तानी वर्कर्स जो दूसरी कंट्री में रहते हैं वो वहां से पैसा भेजते हैं तो एक्सचेंज आता है, या फिर
जो एक्सपोर्ट करती है ना पाकिस्तान की एग्रीकल्चर क्रॉप्स को, उसमें से पैसा आता है। और इंडस्ट्री तो है ही नहीं, इंडस्ट्री का एक्सपोर्ट तो कर ही नहीं पाती वो। थर्ड रीजन, growing dependence on foreign loans on the one hand and not paying back the loan on the other hand। पाकिस्तानी गवर्नमेंट के ऊपर बहुत बर्डन है, उधार ले रहे हैं, मदद मांग रहे हैं, पैसा ले रहे हैं, लेकिन पैसा वापस करने का नाम भी नहीं ले रहे हैं। सो एक तरफ से पैसा लेना, दूसरी तरफ ना चुकाना, इम्बैलेंस। हालांकि पाकिस्तान की इकोनॉमी कुछ टाइम पीरियड के लिए बीच में इंप्रूव्ड भी हुई थी, बीच में डाउन भी हुई थी। अब अगर राइट नाउ बात की जाए तो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। सो अगर हम रिसेंट टाइम पीरियड की बात करें, ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू इयर्स पाकिस्तान हैज रिकवर्ड इट्स इकोनॉमी एंड हैज बीन सस्टेनिंग। मतलब पाकिस्तान की इकोनॉमी थोड़ा डेवलप की है और वो उसको मेंटेन करने में कामयाब हुई है। जैसे 15-16 की बात की जाए, 16-17 एनुअल रिपोर्ट की बात की जाए तो जीडीपी 4.7 हुई, जो कि सबसे ज्यादा है पिछले 8-10 सालों में, सबसे ज्यादा है। और जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है और जो सर्विस सेक्टर है वो भी काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है पाकिस्तान का। इंडस्ट्रियल सेक्टर 6.8 और सर्विस सेक्टर 5.7% कंट्रीब्यूट कर रहा है इन द टोटल जीडीपी, इन द टोटल ग्रोथ प्रोसेस। लेकिन अगर ओवरव्यू देखा जाए तो पाकिस्तान की इकोनॉमी ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही है एज कंपेयर टू इंडिया एंड चाइना। सो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने डिटेल में डिस्कस किया इंडिया, पाकिस्तान और चाइना की सक्सेस स्टोरी, फेल्यूर्स एंड देयर कंक्लूजन्स। इंडिया को क्या सीखने को मिला चाइना से, इंडिया को क्या सीखने को मिला पाकिस्तान से। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ नाइस डे एंड ग्रेट डे।